हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 17। जो हमारा चैप्टर 17 है वो क्या है? तारे एवं शोर परिवार। आज हम जानेंगे तारे और शोर परिवार के बारे में। गर्मियों की छुट्टियों में पहेली तथा बूजो अपने दादा दादी के गांव गए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात वे घर की छत पर गए। उस दिन आकाश में स्वच्छ था, बादल नहीं थे। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। अपने शहर में उन्होंने ऐसा सुंदर दृश्य कभी नहीं देखा था। पहेली ये जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न क्यों है। उसके दादाजी ने स्पष्ट किया कि चमकीले प्रकाश, धुएं तथा धूल के कारण बने बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देते हैं। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियां सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षक वही हो सकता है जहां वातावरण स्वच्छ तथा चमकीला प्रकाश ना हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए, आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ अपेक्षाकृत मंद होंगे। इनका सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा ये सभी टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। क्या आपको तारे का कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमाता ना रहा हो? इनमें से जो पिंड टिमटिमाता नहीं दिखता वो ग्रह है। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं रात्रि का आकाश। ये हमको आकाश में यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? चांद और कुछ तारे वगैरह और ग्रह दिखाई दे रहे हैं हमको। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन किया। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों तथा चंद्रमाओं और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पांचांग सृजित करने में सहायक रहा है। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनकी बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार की से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इस अध्याय में हम आकाशीय पिंडों का अवलोकन करके उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रमा। क्रियाकलाप 17.1। रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में हर रात्रि को चंद्रमा की रूपरेखा खींचिए तथा पूर्णिमा से दिन से व्यतीत दिनों की संख्या को भी नोट कीजिए। प्रतिदिन यह भी नोट कीजिए कि आकाश के किस भाग, पूर्व अथवा पश्चिम में चंद्रमा दिखाई देता है। देखते हैं हम यहाँ पर चंद्रमा की कलाएं। चंद्रमा की कलाएं हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? क्या ऐसे भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता है? उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है पूर्णिमा कहते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बाल चंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है। 15वें दिन फिर एक बार चंद्रमा का पूरा दृश्य देखते हैं। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रतिदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं, जैसे कि हमने अभी चित्र में देखा। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। उदाहरण के लिए दिवाली को अमावस्या पर मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है। महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष या त्रयोदशी को मनाया जाता है। बाल चंद्र शुक्ल पक्ष की प्रथमा के दर्शन के अगले दिन ईद उल फित्र मनाई जाती है आदि। इन एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ अधिक होती है। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह कहते हैं। चंद्रमा अपनी आकृति में परिवर्तन क्यों करता है प्रतिदिन?
आइए यह जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती है। आप अध्याय 16 में आपने यह भी पढ़ा है कि चंद्रमा सूर्य तथा तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आपने पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परिवर्तित कर देता है, इसलिए हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस पर सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है। सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चंद्रमा दिखाई देता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो रही है, रात हो रही है और यहाँ पर क्या हो रहा है, दिन हो रहा है। क्रियाकलाप 17.2 एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए। इसके आधे भाग को सफेद तथा आधे भाग को काले से पेंट पोतिए। अपने दो मित्रों के साथ खेल के मैदान में जाइए। मैदान में लगभग 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त खींचिए। चित्र 17.4 को दर्शाए अनुसार इस वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े होइए। अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह खड़े होकर सफेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखे। यदि आप इस क्रियाकलाप को प्रातः काल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रियाकलाप को शाम काल के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफेद भाग को पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। प्रत्येक प्रकरण में सफेद तथा काले भागों को विभाजित करने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर गेंद के सफेद दृश्य भाग का प्रेक्षण कीजिए तथा इसकी आकृति अपनी नोटबुक में लिखिए। इन आकृति की तुलना चित्र 17.5 में दर्शाई गई चंद्रमा की कलाओं से कीजिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिखाई दे रहा हमें, अपनी कक्षा में विभिन्न स्थितियों पर चंद्रमा की भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। क्यों होता है इसके बारे में हमने यहाँ पर देखा। जैसा कि हम देख सकते हैं अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थितियां एवं संबंधित कलाएं हमको दिखाई दे रही। देखो ये सबसे पहले यहाँ पर चंद्रमा कितना छोटा है, फिर यहाँ पर ऐसे धीरे 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 करके चंद्रमा क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। फिर यहाँ पर आकर जब ये पूरा हो जाता है तब क्या कहलाती है, हमारी पूर्णिमा। फिर ये थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम और फिर थोड़ा, और यहाँ पर जब ये पूरा नहीं दिखाई देता तब क्या होता है, यहाँ पर अमावस्या होती है। याद रखिए कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य की परिक्रमा करती है। जो हमारे यहाँ पर होता है क्या होता है, चंद्रमा जो होता है क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और जो हमारी पृथ्वी है वो किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। और ये दोनों ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी चंद्रमा के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हुए हमको दिखाई दे रही है। क्या अब आप पूर्णिमा अथवा अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं। इनकी स्थितियों को अपनी नोटबुक में आरेखित कीजिए। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे। बाल चंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रदीप्त भाग में वृद्धि होती जाती है। पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त भाग प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर के भाग को कभी नहीं देखते हैं। क्या यह सही है। क्रियाकलाप 17.3 धरती पर लगभग 1 मीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। अपने किसी मित्र से इस वृत्त के केंद्र पर खड़े रहने के लिए कहिए। आप अपने मित्र की परिक्रमा इस प्रकार कीजिए कि आपका मुख सदैव उसकी ओर ही रहे। क्या आपका मित्र आपकी पीठ देख सकता है। एक परिक्रमा करने में आपने कितने घूर्णन करे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा इसी ढंग से करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। चंद्रमा का पृष्ठ कवियों तथा कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक चित्ताकर्षक पिंड है, परंतु जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा पर कदम रखे तो उन्होंने चंद्रमा की पृष्ठ को धूल भरा तथा निर्जन पाया। उस पर विभिन्न आमापों के ग्रत, इस पर बहुत से खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी है। इनमें से कुछ पर्वत तो ऊंचाई में पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाई के पर्वतों के समान है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रमा का पृष्ठ हमको दिखाई दे रहा है कि चंद्रमा का पृष्ठ कैसा है। चंद्रमा ना तो वायुमंडल है और ना ही जल। क्या चंद्रमा किसी प्रकार के जीवन के संभव हो सकता है। क्या चंद्रमा पे हमारा जीवन संभव है। क्या हम चंद्रमा पर कोई ध्वनि सुन सकते हैं। अध्याय 13 में हमने यह सीखा था कि जब कोई माध्यम नहीं होता है तो ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, तब फिर हम चंद्रमा पर किसी ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं। क्या आप जानते हैं 21 जुलाई 1969 को अमेरिकी के अंतरिक्ष यात्री नील
आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद एड्रिन चंद्रमा पर उतरे। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री हमको दिखाई दे रहा है। अब हम जानेंगे तारों के बारे में। हमने चांद के बारे में जान लिया है, अब हम तारों के बारे में जानेंगे। रात्रि के आकाश में आप कौन सी वस्तुएं देखते हैं? आकाश में असंख्य तारे। बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। क्या सभी तारे समान रूप से चमकीले हैं? क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? वास्तव में तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा है क्यों दिखाई देता है? आपके पास रखी फुटबॉल अथवा 100 मीटर दूरी पर रखी फुटबॉल में से कौन सी बड़ी प्रतीत होती है? तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर है, इसलिए तारे हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। सूर्य से लगभग कितना यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर 1 अरब 50 या जो लाख हमारा किलोमीटर, जो हमारा यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन? जो हमारा सूर्य से पृथ्वी से लगभग इतना दूर है। सूर्य के पश्चात दूसरा निकटतम तारा प्रक्षेपमा सेंटोरी है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग यहाँ पर कितनी है? जो हमारी देख सकते हैं हम यहाँ पर इतनी किलोमीटर की। क्या आप इस दूरी को आसानी से पढ़ सकते हैं? कुछ तारे तो इससे भी कहीं अधिक दूरी पर है। इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त करते हैं। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी है। याद कीजिए कि प्रकाश की चाल यहाँ पर जो हमारी है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी जो हमारी 8 प्रकाश मिनट है। एल्फा सेंटोरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अब हम देखते हैं यदि तारों का प्रकाश हमारे पास तक पहुंचने में वर्षों का समय लेता है तो तारों को देखते समय क्या हम अपने अतीत को देख रहे होते हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि हम दिन के समय तारों को क्यों नहीं देख पाते, वे हमें रात में ही क्यों दिखाई देते हैं? वास्तव में दिन के समय आकाश में तारे होते, तथापि उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। कुछ प्रमुख तारों अथवा तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे अथवा अधिक समय तक प्रेक्षण कीजिए। आपको पता चलता है कि आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं। आप यह पाएंगे कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है, सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते क्यों प्रतीत होते हैं, आइए पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 17.4 किसी बड़े कमरे में एक बीच में खड़े होकर घूर्णन कीजिए। कमरे में रखी वस्तुएं किस दिशा में गति करती हुई दिखती है? क्या आप इन वस्तुओं को अपनी गति के विपरीत दिशा में गतिमान पाते हैं? पहेली याद करती है, जब वह किसी चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की ओर दिशा में जाते प्रतीत होते हैं। यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते प्रतीत होते हैं तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। अब मैं समझ गया कि हमें सूर्य पूर्व से उदय होता है तथा पश्चिम से अस्त होता क्यों प्रतीत होता है। ऐसा पृथ्वी के अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करने के कारण होता है। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि आकाश में एक ऐसा तारा है जो एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। यह कैसे संभव होता है? क्रियाकलाप 17.5 एक छाता लीजिए और इसे खोलिए। कागज को काटकर लगभग 10 से 15 तारे बनाइए। छाते की केंद्रीय छड़ की स्थिति पर एक तारा चिपकाइए। छाते के प्रत्येक तार स्पोक के सिरे के निकट कपड़े पर अन्य तारों को चिपकाइए। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो हमने छाते पर तारों को चिपकाया है। ध्रुव तारा गति करता प्रतीत नहीं होता। अब छाते का केंद्रीय छड़ को अपने हाथ में पकड़कर घुमाइए तथा छाते पर चिपकाइए। सभी तारों का परीक्षण कीजिए। क्या कोई ऐसा तारा है जो गति करता प्रतीत नहीं होता? यह तारा कहाँ स्थित है? यदि कोई तारा वहाँ स्थित होता है जहाँ आकाश में पृथ्वी का अक्ष मिलता है तो वह तारा स्थिर होता है। कैसा होता है? वह भी तारा जो होता है वो स्थिर होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ध्रुव तारा पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के निकट स्थित होता है। ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष और यहाँ के निकट स्थित होता है, इसलिए जो ध्रुव तारा हमें क्या होता है? गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तारा मंडल कुछ समय तक आकाश का प्रेक्षण कीजिए। क्या कुछ तारे
चित्र में दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य ने आकाश में तारों को पहचानने के लिए तारामंडलों की अभिकल्पना की। तारामंडलों की आकृतियां उन व्यक्तियों को सुपरिचित वस्तुओं के दृश्य सदृश थी। रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि में आकाश उसे कहाँ देखना होगा। जब हमारा जो आकाश है उसे हम कहाँ देख सकते हैं, तो हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, ग्रेट बियर ये दिखाई दे रहा हमें, ओरोयन, और यहाँ पर है कैसियोपिया, और यहाँ पर है लियो मेजर, ये हमको दिखाई दे रहा है। सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तर्षि है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम प्रहार में देख सकते हैं। इस तारामंडल को बिग डीपर, ग्रेट बियर अथवा अर्जो मेजर भी कहते हैं। इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा प्रतीत होता है। इस कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरे में 4 तारे होते हैं। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं प्रचलित है। प्राचीन काल में जल पीने के लिए उपयोग होने वाली कलछी, ये हमको यहाँ पर कलछी दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं सप्तर्षि, जो हमारी यहाँ पर है सप्तर्षि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नामों के साथ संबंध है, जैसा कि नीचे दिखाए गए चित्रों में दर्शाया गया है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तर्षि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमको दिखाया गया है। वशिष्ठ, श्रृंगिरस और मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, ऋतु और पुलह, मिजार, अलकारद, अलिओत, मेग्रेज, फेगदा, डफे और मेरख, ये हमको दिखाया गया है। यहाँ पर क्रियाकलाप 17.6, कुछ घंटों तक इस तारामंडल का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप यह प्रेक्षण करेंगे कि इस तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप यह भी पाएंगे कि तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता प्रतीत होता है। मैंने यहाँ सुना है कि हम सप्तर्षि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 17.7, इस क्रियाकलाप को गर्मी की रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा न हो। आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तर्षि को पहचानें। इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। सप्तर्षि के सिरों के दोनों तारों को देखिए। मैं दर्शाए अनुसार इन दोनों तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा में आगे बढ़ाइए। इन 2 तारों के बीच की दूरी का लगभग 5 गुना या रेखा के ऐसे तारे पर पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। यह ध्रुव तारा है। ध्रुव तारे का कुछ समय तक प्रेक्षण कीजिए। नोट कीजिए कि यह तारा अन्य तारों की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात करना, यह हम यहाँ पर ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 17.8, गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तर्षि का 3-4 बार प्रेक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान भी निर्धारित कीजिए। क्या सप्तर्षि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? क्या यह ध्रुव तारे की परिक्रमा करता दिखाई देता है? अपने प्रेक्षणों की तुलना में दर्शाई स्थितियों से कीजिए। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सप्तर्षि ध्रुव तारे की परिक्रमा करता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं ध्रुव तारा और ये सप्तर्षि हमको दिखाई दे रहा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ पर ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारों की परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। ध्यान दीजिए कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता है। सप्तर्षि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के कुछ स्थानों से नहीं दिखाई देते हैं। ओरोयन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें भी 7-8 चमकीले तारे हैं। ओरोयन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी के बेल्ट पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस लुम्बक
ओरियन के निकट दिखाई देता है। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। इस रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देता है। यह क्या है? सीरियस है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सीरियस की स्थिति ज्ञात करना। उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल कैसियोपिया है। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम प्रहर में दिखाई देता है। यह अंग्रेजी अक्षर के W अथवा M के बिगड़े विकृत रूप में जैसा दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते, इसमें बहुत सारे तारे होते। तथापि हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारामंडल की केवल चमकीली तारों को ही देख पाते हैं। जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं है, वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सौर परिवार के बारे में। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, शुद्ध ग्रह और उल्काएं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हुए रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह सौर परिवार की एक सदस्य है। यह एक ग्रह है। इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सौर परिवार पैमाने के अनुसार नहीं है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और फिर बृहस्पति, शनि और यूरेनस हम यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे क्या लास्ट में क्या हमारा नेपच्यून क्या दिखाई दे रहा है? हमको नेपट्यून दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सौर परिवार का योजनाबद्ध दृश्य दर्शाता है। मैंने तो यह पढ़ा है कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं। क्या आप जानते हैं सन 2006 तक सौर परिवार में 9 ग्रह थे। प्लूटो और परिवार का सूर्य से दूरतम ग्रह था। सन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रह की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता। अब यह सौर परिवार का ग्रह नहीं है। अब हम देखते हैं, आइए और परिवार के कुछ सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य हमसे निकटतम तारा, यह निरंतर विशाल मात्रा में ऊष्मा तथा प्रकाश उत्सर्जित करता रहा है। पृथ्वी की लगभग समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। वास्तव में सभी ग्रहों की ऊष्मा तथा प्रकाश की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते, परंतु ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता। वे केवल अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। क्या आप तारों तथा ग्रहों में भेद कर सकते हैं? ग्रहों तथा तारों में अंतर करने की सरलतम विधि यह है कि तारे टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। तारों के सापेक्ष सभी ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करता है। इस पथ को कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को पूरी करने में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ग्रहों को सूर्य से दूरी बढ़ने पर उनकी परिक्रमण काल में वृद्धि हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य की परिक्रमा करते समय ग्रहों की टक्कर क्यों नहीं होती है। क्रियाकलाप 17.9 अपने 4 मित्रों के साथ खेल मैदान में जाइए। चित्र 17.8 दर्शाए अनुसार 1 मीटर, 1.8 मीटर तथा 2.5 तथा 3.8 मीटर त्रिज्या के समकेंद्री वृत्त खींचिए। अपने किसी एक मित्र से केंद्र पर खड़े होकर सूर्य को निरूपित करने के लिए कहिए। आपके अन्य मित्र बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को निरूपित कर सकते हैं। अपने मित्रों से अपनी अपनी कक्षाओं में वामावर्त दिशा में सूर्य की परिक्रमा करने के लिए कहिए। क्या उनकी एक दूसरे से टक्कर होती है? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चे हमको क्या है, ग्रह अपनी कक्षाओं में गमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इनकी टक्कर होते हुए दिखाई दे रही है हमको? सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन भी करते हैं। किसी ग्रह द्वारा घूर्णन पूरा करने में लगने वाले समय को उसका घूर्णन काल कहते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रह लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, जैसा कि दिखाई दे रहा है। कुछ ग्रहों के ज्ञात उपग्रह चंद्रमा जो उनकी परिक्रमा करते। किसी खगोलीय पिंड की परिक्रमा करने वाले अन्य खगोलीय पिंड को पहले खगोलीय पिंड का उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। क्या इस कारण से पृथ्वी सूर्य का उपग्रह है?
पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है, यदि भी सामान्यतः हम इसे सूर्य का ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों के लिए ही उपग्रह शब्द का उपयोग करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। बहुत से मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन भारत में खगोलिकी। लगभग 4000 वर्ष पुराने ऋग्वेद में प्राचीन भारत की खगोलिकी का उल्लेख है। खगोलिकी में कई भारतीय विद्वानों का योगदान रहा है। मुख्यतः ज्ञात खगोलज्ञों में से एक आर्यभट्ट है। खगोलिकी पर आर्यभट्ट के योगदान का वर्णन उनकी रचना आर्यभट्टिया में उल्लेखित है, जिसे उन्होंने 23 वर्ष की आयु में 499 सी में लिखा था। उनके द्वारा परिकलित पृथ्वी के व्यास का मान वर्तमान में ज्ञात मान के निकट है। पृथ्वी अचल के प्रचलित मान्यता के विपरीत आर्यभट्ट ने सुझाया कि पृथ्वी गोल है तथा यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के नक्षत्र काल के लिए उनका अनुमानित मान 23 घंटे 56 मिनट और यहाँ पर 4.1 सेकेंड वर्तमान में ज्ञात मान के बहुत निकट है। चंद्रमा तथा ग्रह सूर्य के प्रकाश के परावर्तन द्वारा चमकते प्रतीत होते, ऐसा भी उन्होंने प्रतिपादित किया था। उन्होंने चंद्र तथा सूर्य के ग्रहणों को भी वैज्ञानिक व्याख्या दिए। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है, और जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण की परिघटना होती है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का मान वर्तमान में ज्ञात दूरी के बहुत करीब है। यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्यभट्ट, इनको यहाँ पर हमने देखा है CE 476 से 550। अब देखेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह सूर्य से निकटतम ग्रह या हमारे सौर परिवार का लघुत्तम ग्रह है, क्योंकि बुध सूर्य के अत्यधिक निकट है। अतः अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध को छिपा रहने के कारण इसका प्रेक्षण करना अत्यधिक कठिन है। तथापि सूर्योदय से तुरंत पूर्व अथवा सूर्यास्त के तुरंत पश्चात इसे क्षितिज पर देखा जा सकता है। अतः यह वही दिखाई देता है जहाँ वृक्षों अथवा भवनों द्वारा क्षितिज को देखने में कोई बाधा नहीं आती है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र ग्रह। ग्रहों में शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। रात्रि के आकाश में यह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। कभी कभी शुक्र पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात या पश्चिमी आकाश में दिखाई देता है। इसलिए इसे प्रिया प्रभात तारा या प्रिया तारा अथवा संध्या तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, रात्रि के आकाश में इसे ढूंढने का प्रयास कीजिए। शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है। इसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति कुछ असाधारण है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है, जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। अब हम देख सकते हैं क्रियाकलाप 17.10। किसी समाचार पत्र, पांचांग अथवा जंत्री में देखकर पता कीजिए कि आकाश में किस समय व किस दिन शुक्र दिखाई देगा। आप शुक्र ग्रह की पहचान इसकी चमक द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। याद रखिए, शुक्र को आकाश में अधिक ऊंचाई पर नहीं देखा जा सकता। आपको या तो सूर्योदय से 1 से 3 घंटे पूर्व अथवा सूर्यास्त के 1 से 3 घंटे पश्चात की अवधि में शुक्र ग्रह का प्रेक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। तब क्या इसका यह अर्थ होता है कि शुक्र पर सूर्योदय से पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होगा। यदि आपको अवसर मिले तो दूरबीन द्वारा शुक्र को देखने का प्रयास कीजिए। आप चंद्रमा की भांति शुक्र की कलाओं का प्रेक्षण कर सकते हैं या करेंगे। शुक्र की कलाएं हम देख सकते हैं। यहाँ पर पहले कैसा दिखाई दे रहा, फिर यहाँ कैसे यहाँ पर थोड़ा छोटा, फिर बड़ा, फिर ऐसे हमको कम ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे पृथ्वी सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व ज्ञात है। पृथ्वी पर जीवन विद्यमान होने तथा उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय अवस्थाएं उत्तरदायित्व है। इनमें से पृथ्वी की सूर्य से उचित दूरी होना भी सम्मिलित है, ताकि पृथ्वी पर सही ताप परिसर, जल की उपस्थिति, उपयुक्त वायुमंडल तथा ओजोन का आवरण बना रह सके। हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पृथ्वी पर जीवन को कोई संकट न हो। अब हम देख सकते हैं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी के पृष्ठ पर जल तथा भूमि से प्रकाश के परावर्तित होने के कारण वह नीली हरी प्रतीत होती है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। इसका अपने अक्ष पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी का केवल एक ही ग्रह चंद्रमा है, उपग्रह चंद्रमा है। कौन सा? पृथ्वी का।
अब हम देख सकते हैं यदि मेरी आयु 13 वर्ष है तो मैंने सूर्य की कितनी परिक्रमा कर ली है। मंगल, अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्तताप प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह है। हम यहाँ पर देखेंगे मंगलयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत का पहला मंगल कक्षित्र ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गया। इस प्रकार भारत अपने प्रथम प्रयास में ही इस कार्य को करने वाला विश्व में पहला देश बना। अब हम यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति और सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती है, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। आप पृथ्वी के विषुवत व्रत से परिचित है। विषुवत व्रत के तल को पृथ्वी का विषुवती तल कहते हैं। वह तल जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहते हैं। ये दोनों तल एक दूसरे से 23 डिग्री से 5 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं। इसका तात्पर्य है कि पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय तल से 66.5 डिग्री के कोण पर झुका है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी के झुके अक्ष पर घूर्णन करती है। देखो ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, दक्षिणी विषुवती तल, और यहाँ पर हम उत्तर देख सकते हैं पृथ्वी का कक्षीय तल, और कितने यहाँ पर 23.5 यहाँ पर डिग्री पे देखती हुई झुकी हुई दिखाई दे रही है। मेरी यह धारणा है कि यदि आप एक इतनी बड़ी गेंद ले जिसमें लगभग 1300 मटर के दाने समा सके तो यह गेंद बृहस्पति को निरूपित करेगा तथा मटर का दाना पृथ्वी को निरूपित करेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति और उसके 4 बड़े ग्रह। ये बृहस्पति है और उसके 4 बड़े ग्रह है। बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह, इसके चारों ओर धुंधले वलय भी है। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करें तो आपके 4 बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम देखते हैं शनि। बृहस्पति की परे शनि है जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह के रमणीय वलय इसे सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय ननंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह है। शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों से यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं शनि जल से भी कम सघन है, यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। बूझो एक नटखट विचार आए, यदि हम यह कल्पना करें कि शनि किसी विशाल जल कुंड में है तो वह उसमें तैरेगा या डूबेगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यूरेनस या नेपच्यून। अब देखते हैं ये सौर परिवार का बृहत्तम ग्रह है। इन्हें केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण विशेषता इसका अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करता समय पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अपनी कक्षीय पथ में यूरेनस दिखाई हमको दे रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल अन्य चारों ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट है। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। वे ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर है जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून आंतरिक ग्रहों के तुलना में कहीं दूर है। इन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर वलय निकाय है। बाह्य ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी है। ये भी सौर परिवार के सदस्य। आइए इनमें से कुछ के विषय में जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि हम देख सकते हैं शुद्ध ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी। ये क्या दिखाई दे रही है? बृहस्पति, शुद्ध ग्रह पट्टी, पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बुध। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये इन सभी को।
धूमकेतु धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार के सदस्य हैं। ये अत्यंत परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिर तथा लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु की पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, किसी धूमकेतु की विभिन्न स्थितियाँ ये हमको दिखाई दे रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात है जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेलुक जो हमारे यहाँ पर है, हेले का धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेले का धूमकेतु कब दिखाई देगा? धूमकेतुओं के विषय में अंधविश्वास। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धूमकेतु घोर विपत्तियों जैसे युद्ध, महामारी, बाढ़ आदि के दूत संदेशवाहक है, परंतु ये सब मिथ्यक कल्पित मान्यताएं तथा अंधविश्वास है। धूमकेतु का दृष्टिगोचर होना एक प्राकृतिक परिघटना है। इनसे भयभीत होने का कोई भी औचित्य नहीं है। अब हम देखते हैं उल्काएं तथा उल्का पिंड। रात्रि के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी ना हो दिखाई दे रहा हो, तब आप कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदाकदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते। यही कारण कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए दृष्टिगोचर होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, रात्रि के समय में उल्का ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखेंगे कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती है कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वे पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों उस पदार्थ की प्रकृति की खोज करने में सहायता करते हैं जिससे सौर परिवार बना है। अब हम देखते हैं उल्का वृष्टि। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं। इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। आप किसी वैज्ञानिक पत्रिका या इंटरनेट से उनके दिखाई देने के समय का पता लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कृत्रिम उपग्रह। आपने सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रहों से किस प्रकार भिन्न है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है। इनका प्रमोशन पृथ्वी से किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, कल्पना, एड्यूसेट आदि है। कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग है। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण में किया जाता है। इनका उपयोग दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। अब हम देखते हैं, मुझे यह कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचना एकत्र करना है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भारतीय उपग्रह दिखाई दे रहे हैं हमको। हम यहाँ पर देख सकते हैं इन सभी उपग्रहों को। अब हम यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। कृत्रिम उपग्रह, क्षुद्रग्रह, कैसियोपिया, खगोलीय पिंड, धूमकेतु, तारामंडल, प्रकाश वर्ष, उल्का पिंड, उल्का, प्राकृतिक उपग्रह, कक्षा, ओरियन और चंद्रमा की कलाएं, ग्रह, ध्रुव तारा, सुदूर संवेदन, सौर परिवार, तारे और सप्तर्षि। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। चंद्रमा की कलाओं की घटना का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परिवर्तित करता है। तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करने वाले खगोलीय पिंड है। हमारा सूर्य भी एक तारा है। तारों की धुरियों को प्रकाश में व्यक्त किया जाता है। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी से देखने पर ध्रुव तारा स्थिर प्रतीत होता है क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की दिशा के निकट स्थित है। तारामंडल तारों के ऐसे समूह है जो पहचानने योग्य आकृतियां
बनाना प्रतीत होते हैं। सौर परिवार 8 ग्रहों तथा शुद्ध ग्रहों, धूमकेतुओं एवं उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है। किसी ऐसे पिंड को जो किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करता है उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह है। कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। शुक्र ग्रह रात्रि के आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। ये चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट है। कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, दूर संचार तथा सुदूर संवेदन में किया जाता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।